So we are resuming your chapter of exemption and we are at page number 26. यहाँ तक हम कर चुके हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के बारे में हम बात कर चुके हैं. आगे पढ़ना शुरू करते हैं. सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और ब्रैकेट में मैंने जो है शॉर्ट फॉर्म लिखा है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी. तो शॉर्ट फॉर्म लिखा था कि बार बार रिपीट ना करना पड़े. समरी नोट्स है, इसके लिए इनका प्रयोग करा गया है. अगर गवर्नमेंट कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, मुझे इंडिया के बाहर जाना है तो पहले मुझे पासपोर्ट लेना पड़ेगा, फिर वीज़ा लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं बाहर जा सकता हूँ. वीज़ा अलग अलग प्रकार का होता है, आपको पता होगा. जॉब के लिए जाते हैं आप, एजुकेशन के लिए जाते हैं, और बहुत सारे और भी रीज़न हो सकते हैं. तो इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, अगर आप जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस तो वो गवर्नमेंट के ही ऑफिस होते हैं. उसमें वो आपसे फ़ीस लेते हैं और आपको पासपोर्ट इशू करते हैं, पर उस सर्विस पे जो है वो जीएसटी नहीं लगाते हैं. सिमिलरली वीज़ा भी जो है अप्रूव करने का गवर्नमेंट काम करती है और वीज़ा की फ़ीस भी लगती है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू होता है, वो भी गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसी की यूनिट होती है जो लाइसेंस इशू करती है. बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इशू करती है, और ये भी जो है पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है. रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ, मुझे कंपनी लॉ का रजिस्ट्रेशन लेना है या किसी भी लॉ में या किसी भी लाइसेंस के लिए मुझे अप्लाई करना है, उस केस में मुझे फ़ीस तो देनी पड़ेगी, पर उसके ऊपर जीएसटी मुझे नहीं देना होगा. इवन टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक और सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स. सेफ्टी चेक जो है वो वर्कर्स के लिए होते हैं. बाकी टेस्टिंग कई चीज़ों की होती है, जहाँ तक मुझे याद है सॉइल टेस्टिंग भी होती है. तो जो भी गवर्नमेंट टेस्टिंग का काम प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट से जो है हमें कई जगह पर जो है सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती है. हमें फसाई की अप्रूवल लेनी पड़ती है, FASSAI, अगर हमें कोई भी खाने का प्रोडक्ट बेचना है. तो ये सब जो चीज़ें हैं मेरे दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ फ़ीस चार्ज करती है. वर्कर्स की सेफ्टी, कंज्यूमर्स की, पब्लिक की सेफ्टी, इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ. यस, इट इज़ रिक्वायर्ड. फायर लाइसेंस की ज़रूरत होती है. बहुत सारे बिल्डिंग में जो है फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल्ड होते हैं, और आपको अप्रूवल भी लेनी पड़ती है कि अगर हम यहाँ पर बिल्डिंग बना रहे हैं तो क्या हमारे पास एडिक्वेट इक्विपमेंट्स हैं, इस बिल्डिंग का क्वालिटी चेक हो रखा है कि इन केस फायर होगी तो हम कैसे रेस्क्यू करेंगे. वो अप्रूवल के बाद ही जो है वहाँ पर आप काम शुरू कर सकते हैं, और उसका रेगुलर इंस्पेक्शन भी होता है. कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसके बदले पैसे तो लेती है, फीस तो लेती है, पर उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करती है. फॉलोइंग सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट आर टैक्सेबल. कुछ गवर्नमेंट की सर्विसेज टैक्सेबल है. बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. पहली है बेसिक सर्विसेज और दूसरी है स्पेशलाइज्ड, जहाँ पर वो प्राइवेट प्लेयर से कम्पीट कर रहा है. तो बेसिक सर्विसेज तो एग्जेम्प्ट है, पर जहाँ पर वो प्राइवेट प्लेयर से कम्पीट कर रहा है, जैसे कि स्पीड पोस्ट हो गया, एक्सप्रेस पार्सल हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एजेंसी सर्विसेज हो गया, ये सारी जो सर्विसेज हैं पोस्ट ऑफिस की, इन पर टैक्स लगता है. क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो उसे जो है हम जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दें, और वही सेम सर्विस अगर कोई प्राइवेट प्लेयर कर रहा है तो उस पर हम टैक्स लगा दें. तो कहीं ना कहीं ये अनफेयर हो जाएगा कंपटीशन के लिए, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर की कॉस्ट बढ़ जाएगी और इनकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है. सो देयरफॉर वेयर एवर दे आर कॉम्पीटिंग विद द प्राइवेट प्लेयर्स, उसमें पैरिटी लाने के लिए, इक्वल उन्हें रखने के लिए ये चीज़ें जो है करी गई है. इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल, तो एयरक्राफ्ट और वेसल में प्राइवेट प्लेयर्स भी आते हैं, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, सब लोग आते हैं. पर यहाँ पर लिखा है इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल. इन रिलेशन का मतलब कि वो आपको हवाई जहाज़ से उड़ाने की सर्विस नहीं दे रहे, पर उससे जुड़ी हुई कुछ सर्विसेज दे रहे हैं. जैसे एयरपोर्ट की एक जगह से दूसरी जगह ले गए, जैसे कि एयरपोर्ट में आपने एंट्री करी, उसमें कोई फ़ीस चार्ज हो गई. एयरक्राफ्ट या वेसल के आसपास के एरिया में कि भैया आओ, हम आपको एयरपोर्ट तक पहुँचा देते हैं, हम आपको वेसल तक ले जाते हैं, चार्जेस लगा रही है, उस पर टैक्स देना पड़ेगा. इवन गुड्स एंड पैसेंजर का अगर ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है तो भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पीपल पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और सरकार भी कर रही है. तो ये प्राइवेट प्लेयर से अगर आप कम्पीट करना चाहते हैं तो आप उन्हें पैरिटी में रखेंगे. सर्विसेज अदर देन अबव, अगर इसके अलावा गवर्नमेंट कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है और उसकी अमाउंट 5,000 से एक्सीड नहीं करती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में उस सर्विस को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. ठीक है सर, कोई भी सर्विस सरकार प्रोवाइड कर रही है. देखिए ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, ये हेडिंग चल रही है हमारी.
तो सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट में ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है। उसके बाद और भी कोई सर्विस अगर प्रोवाइड करी गई है 5,000 रुपये तक, वो भी एग्जेम्प्ट होगी। इसके अलावा अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है, जो ऊपर हमने लिस्ट कर दिया ना, 2 ऊपर और 3 नीचे, इसके अलावा कोई प्रोवाइड करी गई है तो 5,000 तक वैसे ही एग्जेम्प्ट कर दिया, चलो 5,000 की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं अदर देन रेंटिंग ऑफ एनिमल प्रॉपर्टी, सरकार बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी रेंट पर देती है, उसे छोड़कर यदि आप कोई भी सर्विस और दे रहे हैं जो ऊपर कवर्ड नहीं है, उस केस में यदि वो बिजनेस एंटिटी को दी गई है जिसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका टर्नओवर कम है, उस केस में वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट होगी। और यदि सरकार किसी दूसरी सरकार को सर्विस दे रही है, एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरी को दे रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे रही है, या लोकल अथॉरिटी को दे रही है, तो गवर्नमेंट आपस में जो सर्विसेज दे रही हैं उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है सर्विसेज टू गवर्नमेंट और सर्विसेज बाय गवर्नमेंट इन रिलेशन टू द फंक्शंस एंट्रस्टेड टू पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज अंडर सेक्शन 243W एंड 243G of the Constitution of India. Example, rural housing, drinking water, fire service, rural electrification, animal husbandry, etc. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सरकार है उसमें पंचायती राज होते हैं, पंचायत होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, उन्हें कुछ काम दिया गया है। जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने का काम दिया है, कहीं पे रूरल हाउसिंग का काम कर रहे हैं, कहीं पे फायर सर्विस, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एनिमल हस्बेंड्री, काफ़ी सारे काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं इन सभी लोगों को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को या पंचायत को। म्यूनिसिपैलिटीज़ हर जगह नहीं होती, छोटे गांव में जो है पंचायत होती है और बड़ी जगह पर म्यूनिसिपैलिटी होती है। तो उनको जो भी सर्विस दी गई है और यदि किसी दूसरी म्यूनिसिपैलिटी से हेल्प लेते हैं या सरकार से हेल्प लेते हैं तो सरकार इन्हें भी कोई सर्विस देगी इन रिलेशन टू देयर ड्यूटीज़, तो उस केस में उस सर्विस को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब मान लेते हैं इनको रूरल हाउसिंग करनी है, नहीं हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए, स्टेट गवर्नमेंट के पास गए, उन्होंने इनको गाइडेंस दे दी, अपना बंदा जो है दे दिया, उसने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तो ठीक है, कर सकते हैं, उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अदर देन, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं अदर देन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और वेयर द सर्विस इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स। सरकार को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी ही एग्जेम्प्ट कर दी गई है अगर वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं है। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कौन सी होती है? जिसमें आप एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर देते हैं। तो सरकार ने आपको एक रिक्वायरमेंट दी, आपने उसके हिसाब से काम कर दिया, वो वाली सर्विस नहीं है। और ऐसी सर्विस भी नहीं जिसके साथ आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि सर्विस में गुड्स भी जाते हैं, इवन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में भी गुड्स की सप्लाई होती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप गुड्स पर काम कर देते हैं, तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में आता है। तो यदि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं है और ऐसी सर्विस नहीं है जिसके साथ आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, उसके अलावा सरकार को कोई भी सर्विस दी जाए वो भी एग्जेम्प्ट होती है। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू देयर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बाय वे ऑफ guaranteeing the loans taken by such undertaking or PSUs from banking companies and financial institutions. Now read the line carefully. ये पहले ही एक समरी है और इसमें आपको एक एक चीज़ ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। मतलब कि गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है अपनी अंडरटेकिंग को या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, जिसमें मेजॉरिटी होल्डिंग गवर्नमेंट की ही होती है। और सर्विसेज कौन सी है? guaranteeing the loans taken by such undertaking or PSUs from banking companies and financial institutions. यहाँ पर समझते हैं, आराम से समझते हैं। हम तो भैया बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत इन डेप्थ है, सीए का कोर्स बहुत इन डेप्थ है, बहुत रिसर्च चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद कहीं से कुछ भी आ सकता है और वो अगर आप कर पाते हैं तो एग्ज़ाम आपका क्लियर होता है। रियलिटी आपको मालूम है। इसको डिलीट करते हैं। हाँ जी, ये मान लेते हैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या फिर और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? उनकी कोई भी अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग का मतलब जिसमें उनका मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। तो इसमें गवर्नमेंट का मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। अब होता क्या है कि इन PSUs में या अंडरटेकिंग को अगर लोन चाहिए होता है तो वो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। और यदि वो लोन लेते हैं तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि भैया हमें गारंटी दो,
ये गारंटी जो है सरकार डायरेक्टली इनको देती है कि अगर मेरी अंडरटेकिंग पैसा नहीं दे पाई तो बदले में मैं तेरे को पैसा दूंगा, मैं तेरे को पैसा दूंगी। तो वो अंडरटेकिंग की जो एक सर्विस दी है ना भाई, अगर आप नहीं दे पाए तो हम दे देंगे। सो आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू देयर अंडरटेकिंग, बट दे विल नॉट चार्ज GST ऑन दैट सर्विस, इट इज़ exempt. Services of tolerating non-performance of a contract for which consideration in the form of fines or liquidated damages is payable to central government, state government, union territory or local authority. Now what does it mean? देखिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते हैं तो दूसरा वाला व्यक्ति कहता है भाई तू पूरा नहीं कर रहा है तो मैं उसको सहन कर रहा हूँ, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को सहन कर रहा हूँ। और सहन करना मतलब कुछ करना तो अच्छी बात है, बट अगर उसको सहन करना तो वो भी करना हो गया, तो वो भी एक सर्विस हो गई, उसके बदले आप पैसा ले सकते हैं। फॉर विच कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स और लिक्विडेड डैमेजेस इज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। तो सरकार सहन कर रही है, बदले में वो क्या कर रही है, आप पर चार्जेस लगा रही है, तो उस चार्जेस पर GST नहीं लगता है। एग्जेम्पशन बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल फार्मर रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर। अब नेचुरल रिसोर्सेज में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, हवा, पानी, लैंड, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो कई जगह ऐसी हो सकती है जो लैंड सरकार का है, आपका नहीं है, वो आपको यूज़ करने दे रही है, ठीक है हम आपको राइट देते हैं, आप इस पर खेती बाड़ी करो और बदले में जो है हम कुछ पैसा ले लेंगे आपसे, लैंड आपका नहीं होएगा। तो जब भी ऐसा किया जाता है तो उस केस में जो है गवर्नमेंट की सर्विसेज पर GST नहीं लगता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आप जाइए अब CA की कॉपी RTA एक्ट में मांग सकते हैं, 10 रुपये चार्जेस लगते हैं। तो आप 10 रुपये दे रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको सर्विस दे रहा है। तो खैर ये तो RTI एक्ट में ICA के थ्रू जो है होकर आ रही है कॉपीज़, बट बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि उनके पास रहती है, आप जाकर जो है फॉर्म भरिए, पैसा दीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, डिप्यूटिंग ऑफिसर्स आफ्टर आवर्स और ऑन हॉलीडेज for inspection or container stuffing or duties in relation to import or export cargo on payment of merchant overtime charges. What does this line means? भाई कोई भी इंसान गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है या प्राइवेट में कर रहा है, उसके आवर्स फिक्स होते हैं, 8 घंटा काम करेगा, 10 घंटा करेगा, 7 घंटा करेगा, 9 घंटा करेगा। तो भैया जो सरकार के लोग भी हैं, जो सरकार में काम कर रहे हैं, वो भी तो अपनी ड्यूटी निभाएंगे 8 घंटे की। ये तो नहीं है ना कि भैया 16 घंटे काम करेंगे। बट कई बार जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के टाइम जो कार्गो है उसकी इंस्पेक्शन होती है। ऐसे ही नहीं है भैया कोई भी शिप है उसने सामान उतार कर कहीं भी ले गए, इंस्पेक्शन होने के बाद कि भैया ये आया है, ये आपने डिटेल शो करी और वही सामान आया है, उसके बाद उसको अंदर लिया जाता है, इस पर कस्टम ड्यूटी पे हो चुकी है, फिर उसको रिलीज़ करा जाता है। तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, ऑफिसर काम कर रहे हैं, वो छुट्टियों पर भी काम करना पड़ सकता है, अपने आवर्स ख़त्म होने के बाद भी काम करना पड़ सकता है, और उस केस में एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। और उस एक्स्ट्रा चार्जेस पर जो आप सरकार को देते हैं वहाँ के जो लोग हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस पर GST नहीं लगेगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एक्साइज रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मिनरल डिस्पैच्ड बाय द मिनरल लीज होल्डर्स। ऐसा हो गया कि भैया स्टेट गवर्नमेंट ने कोई मिनरल के राइट्स किसी को दिए होंगे, लीज पर दिए होंगे। मिनरल्स आप लोग समझते हैं, लाइम स्टोन भी एक मिनरल होता है जिससे क्लिंकर और फिर सीमेंट बनता है। काफ़ी सारे मिनरल हमारी कंट्री में हैं। अब उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अगर किसी को लीज ग्रांट करी है तो उससे पैसा लेना, उससे रॉयल्टी लेना, उस रॉयल्टी लेने के लिए भी उन्होंने एक बंदे अपॉइंट कर दिए जिनको एक्साइज रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, कि भैया जितने भी हमने मिनरल के राइट्स ग्रांट करे हैं उनसे आप रॉयल्टी कलेक्ट करो। इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट इनको रॉयल्टी कलेक्ट करने का अथॉरिटी दे रही है। अब रॉयल्टी वो कलेक्ट करेंगे तो बदले में कुछ परसेंटेज काट कर ही स्टेट गवर्नमेंट को वापस डालेंगे, तो वो कंसिडरेशन हो गया अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्साइज रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स को राइट असाइन करा है कि भाई आगे आप रॉयल्टी कलेक्ट कर लो, वो राइट असाइन करना एक सर्विस है, और उस पर अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई चार्जेस लेती है वो राइट देने के, तो उस पर कोई GST नहीं लगाया जाएगा। ये आपकी हो गई सारी की सारी सरकार से जुड़ी हुई सर्विस। वैसे अगर देखा जाए तो कॉमन सेंस है कि अगर सरकार कोई कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रही है तो GST लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर एक लाइन में याद करना हो और आपको ये सारा नहीं पढ़ना है तो मैंने शॉर्ट में भी बता दिया है। हालांकि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बुक की रीडिंग भी करें, इसको बार बार पढ़ें, और जो क्रक्स है उसको हमेशा याद रखें कि बेसिक सर्विसेज विल ऑलवेज बी एग्जेम्प्ट एंड वेयर यू आर कंपीटिंग और विच आर प्रोवाइडेड टू मोर प्रिविलेज पर्सनस, प्रिविलेज सोसाइटी, उस केस में उस पर टैक्स लगता है।
बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय, पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब हो गया? भाई मैं भी पैसेंजर हूँ, अगर मैं बस में जाता हूँ या फिर मैं कोई सरकारी या प्राइवेट जो है मैं कोई सुविधा लेता हूँ ट्रांसपोर्टेशन में जाने के लिए, मेट्रो लेता हूँ, कैब लेता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन अगर करी जाती है तो उसमें कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी और कौन सी नहीं होगी, वो नीचे लिखा हुआ है। अगर पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन स्टेज कैरेज से करा जाता है जिसमें एयर कंडीशन नहीं लगा हुआ, उस केस में जो भी पैसे कलेक्ट होंगे उन लोगों को जीएसटी नहीं देना होगा। स्टेज कैरेज वो होती है, जैसे कि यहाँ पर जो है बसेस चलती है, एक ग्रामीण सेवा चलती है। मैं तो कभी बैठा नहीं, मतलब बहुत पहले एक दो बार बैठा हुआ था, बहुत ही बेकार सर्विस होती है, धक्के खा खा के चलती है, लोग एक दूसरे पे भिड़ रहे होते हैं, जगह नहीं होती है, छोटी सी जगह में बहुत लोग को ठूस लेते हैं। तो इसलिए मैं तो इससे ट्रैवल कभी करता नहीं हूँ। हाँ, बट जब मैं कॉलेज जाता था तो कभी कभी कॉलेज से पहले ही, हाँ कॉलेज के ड्यूरेशन में ही, अल्टीमेटली वो जो 3 साल आपके होते हैं जब स्कूल से आप बाहर निकलते हैं और 3 साल एक्सप्लोर करते हैं, तो अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ पर मौका मिला वहाँ बैठकर देखा ही हुआ है। तो अच्छी सर्विस थी नहीं। तो ये क्या होते हैं, आप हाथ दिखाओ वहाँ पर रोक लेंगे और उस प्लेस से जहाँ तक आपको जाना है इनका रूट तो फिक्स होगा, पर रूट पर बीच में कहीं भी रुक जाते हैं लोग, स्टैंड नहीं होता इनका कुछ भी। बस स्टैंड पर भी रुक गए, किसी ने हाथ दिया, रेड लाइट दिया, जो भी है वहाँ पर भी रुक गए, जहाँ मन करता है रुक जाते हैं और वहाँ से ही बोलते हैं अच्छा कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, 10 रुपये लगेंगे, 5 रुपये लगेंगे, 15 रुपये लगेंगे, जो भी है इनकी रेट होती है वो बता देते हैं। तो ये स्टेज कैरेज होते हैं। अगर इसमें एसी नहीं लगा हुआ है तो ये बेसिक सर्विस है, आम लोगों को दी जा रही है, इस पर कोई भी जीएसटी उनको नहीं देना होगा। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। एसी नहीं है और टूरिज्म के लिए नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब आपने 1000 रुपये दिए और कैरेज आपने हायर कर ली, 2000 दिए, कैरेज हायर कर ली, अब आप उसको जहाँ ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। अगर उसमें एसी नहीं लगा है या टूरिज्म पर्पज़ के लिए नहीं है तो उस केस में जो है आप उस पर जीएसटी नहीं पे करेंगे। आगे है रेलवेज़। रेलवे भी अगर नॉन एसी है या नॉन फर्स्ट क्लास है, नॉन एसी है नॉन फर्स्ट क्लास, मतलब आप जाओ स्लीपर क्लास में जाओ तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये एक्सरसाइज मैं आपकी देता हूँ, इवन मैंने भी चेक नहीं करा है। एक स्लीपर क्लास की टिकट बुक करके देखिएगा क्या चार्जेस होते हैं, उस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए, कायदे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नॉन एसी है और फर्स्ट क्लास भी नहीं है। राइट सर, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट क्लास है बट उस पर एसी नहीं लगा है। भाई हो सकता है। मैं मुंबई में गया, मुंबई का ट्रांसपोर्टेशन, ए भगवान, वहाँ की जो लोकल ट्रेन्स है उसमें फ़र्स्ट क्लास बना हुआ है। मैंने कहा चलो भैया फ़र्स्ट क्लास है तो मज़ेदार होगा। तो फर्स्ट क्लास में बस सीटें थोड़ी सी ठीक लगी हुई है, सीटें थोड़ी सी ठीक लगी हुई है, बट कोई एसी वेसी नहीं है। उसके चार्जेस 700 रुपये है महीने का, पास 700-800 रुपये का था, जीएसटी के लगाने के बाद और बढ़ गया, 945 का पड़ा था मुझे पास, और वहीं जनरल का 145 का है। जनरल में सीटें थोड़ी सी ख़राब है और उसमें भी लोग ट्रैवल करते हैं। मैंने कहा फर्स्ट क्लास बढ़िया होगा, कंफर्ट होगा। भाई भीड़ इसमें भी जाती है, पसीने इसमें भी छूट जाते हैं फर्स्ट क्लास में। मैंने कहा इससे बेटर क्लास है ही नहीं, तो ट्रांसपोर्ट कैसे करें, कोई साधन ही नहीं है। अगर मैं कैब हायर करूँगा तो मेरे रोज़ के 1000 रुपये लगेंगे, मतलब कि महीने के 30,000 रुपये। तो महीने के 30,000 में ट्रांसपोर्टेशन में दे नहीं सकता। अपनी गाड़ी मुझे लेनी नहीं थी, मैं टेम्प्रेरी मुंबई गया था, तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बचा ट्रेन, और ट्रेन में हालत है बहुत बुरी। तो किसी तरह मैनेज करा भाई, सुबह सुबह जल्दी जाओ और शाम को जो है थोड़ा सा लेट आओ 8 बजे के बाद। तो 8:30 बजे के आसपास आओगे तो भीड़ जो है मैक्सिमम निकल जाती है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक निकल जाती है। तो 8:30 थोड़ा सा खाली मिलती है। और क्योंकि मैं इस स्टेशन से आता था, यहाँ से ट्रेन बनकर चलती थी और मैं यहाँ पर पकड़ लेता था, तो इतनी दूरी में इतने लोग नहीं होते थे फर्स्ट क्लास में, तो आराम से बैठकर सोते सोते आ जाता था। और मॉर्निंग में ट्रेन पीछे से आती थी 3-4 स्टेशन के बाद कांदीवली, और कांदीवली ईस्ट से मैं बैठता था, तो सुबह सुबह बैठता था 7:30 बजे के आसपास। तो तब भी इतने मॉर्निंग में भी जो है लोग इतने नहीं होते थे, क्योंकि 10 बजे लोगों के ऑफिस शुरू होते हैं, 10, 10:30, 9 बजे के आसपास शुरू होते हैं, तो 1-1.5 घंटा पहले वो निकलते होंगे, यानी 8 बजे के बाद भीड़ बढ़ती है। तो मैं 8 बजे की जगह पर 7:30 ही निकल जाता था, क्योंकि मुझे पहुंचना होता था 8:30 बजे। यार मत याद दिलाओ यार, मैं वो लाइफ जीकर आ चुका हूँ, मत याद दिलाओ मुझे। आर्टिकलशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जॉब, प्लीज़ यार मैं याद नहीं करना चाहता। वो एक सपने की तरह है, खौफनाक सपना, मैं भूल चुका हूँ उसे, मैं एक अलग दुनिया जी रहा हूँ। यस, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ बस स्टूडेंट्स को, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ और मैं इसी में खुश हूँ। तो रेलवे की बात हो गई, बात करते हैं मेट्रो की, मोनोरेल, ट्रैमवे की। देखिए मेट्रो, मोनोरेल और ट्रैमवे, ट्रैमवे एक ऐसा रूट होता है जिसमें कि वो सड़क पर ही चलता है शायद। अगर मैं आपको खोल कर दिखाऊँ तो यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। आई परचेज सी इंटरनेट ग्रुप 1 अकाउंट्स कोर्स फ्रॉम लर्न जप। ओके,
अकाउंट्स का कोर्स, ये अकाउंट्स का लोग कोर्स खरीदे जा रहे हैं, मुझे डर लगने लग गया भाई। ये थोड़ा सा यहाँ पर देखो, ऐसे दिखेगी आपको, सड़क पर ही जो है गाड़ी चलती है, ट्रैक बने होते हैं, उसे ट्रैमवे बोलते हैं। और मोनो रेल तो आपको पता ही है, मोनो रेल तो इंडिया में भी चलती है। इनलैंड वाटरवेज समझिएगा, इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, ये आपका जो है समुंदर है। तो समुंदर जो है बट अंदर जो है रिवर्स भी बनी हुई है, और रिवर्स में भी आप जो है उसके अंदर अंदर जो है जा सकते हैं जहाज़ों से, उसके भी रूट्स बने हुए हैं, तो उसे इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं। इनलैंड वाटरवेज से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉट फॉर टूरिज्म इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस इन इंडिया। आप यहाँ से चलते हैं मुंबई से और गोवा जाते हैं जहाज़ से, तो उस केस में आप क्या कर रहे हैं, आप इंडिया की ही प्लेसेस में ट्रैवल कर रहे हैं बट थ्रू अ वेसल, नॉट इनलैंड वाटरवेज। ये इंडिया के बाहर है, इंडिया के अंदर नहीं है। पर इस केस में अगर आप टूरिज्म के लिए नहीं जा रहे बट वैसे ही आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि भैया ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट पता लगे मुंबई से आप जा रहे हैं एसएल वर्ल्ड, इधर उधर कहीं जा रहे हैं, तो उस केस में आप वहाँ पर क्या करेंगे, उस केस में वहाँ पर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ पर जीएसटी लगेगा। यानी मौज मस्ती वाली चीज़ों पर जीएसटी है और एसेंशियल चीज़ों पर जीएसटी नहीं है। अगर आसान भाषा में बताया जाए, मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शा एंड ई रिक्शा। ई रिक्शा हमारे दिल्ली में चलते हैं, हर मेट्रो स्टेशन के पास में है। आप मेट्रो से उतरें, वहाँ से आपके घर तक या जहाँ पर मेट्रो नहीं जाती है वहाँ तक जो है ई रिक्शा चल गए हैं। ई रिक्शा जो है मैक्सिमम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से 20-25 मिनट की होती है, जो भी उसका जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ पर एंड होती है, तो 20-25 मिनट का उसका ट्रैवल होता है अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, वरना आधे घंटे से थोड़ा एक्सीड भी कर सकता है अगर बहुत ट्रैफिक मिलता है। तो ऐसी जर्नी होती है आधा घंटे के रूट पर ई रिक्शा चलते रहते हैं। इवन मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शा भी चलते रहते हैं। मीटर्ड कैब्स कौन सा है और ऑटो रिक्शा कौन सा है, जिनमें पीछे मीटर लगा होता है, आप बैठेंगे वो मीटर को ऐसे मारेंगे 0-0 हो जाएगा, उसके बाद रिक्शा चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद रिक्शा चलना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर स्टॉप करेंगे वहाँ मीटर में रीडिंग आएगी, बिल आएगा, वो बिल आपको देना होगा, उस पर भी जीएसटी नहीं है। एयरवेज स्टार्टिंग और एंडिंग, हमारे जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ से हवाई जहाज एयरवेज स्टार्टिंग और एंडिंग, आप इन स्टेट्स में जा रहे हैं, तो आप अगर हवाई जहाज में जा रहे हैं इन जगहों पर या वहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन सी जगहें हैं भैया, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बगडोगरा जो है वेस्ट बंगाल में आता है, बट वेस्ट बंगाल भी जो है आपका ईस्ट में है, ठीक है जी, वेस्ट बंगाल भी जो है वो आपका ईस्ट में है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इसका मैं फ़्लाइट की टिकट बुक करा कर देख लूँगा, तो यहाँ पर जो है जीएसटी नहीं होना चाहिए। सर्विस टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स बाय एयर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग एट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट। सर ये क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम क्या है, इसके बारे में मैं आपको होमवर्क देता हूँ। दिस इज़ योर होमवर्क, कि आप जो है स्टडी करेंगे कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम केम छो, ये आपको जो है पता करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि हमारा इंडिया जो है बहुत बड़ा है, बट इसमें कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर जो है कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसमें कनेक्टिविटी के लिए जो है बहुत सारे जो है सेंटर्स बनाए गए हैं कि आप जो है फ़्लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं भैया यहाँ से, और इसके बाद जो है मेन एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। तो अगर लोगों को इन रीजनल कनेक्टिविटी सेंटर से मेन जगह पर ले जाने का काम प्रोवाइड किया जाता है और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, तो उस केस में उस सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा। हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल ग्रेटर देन 12 पैसेंजर्स, अगर कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मोटर व्हीकल को हायर कर रही है जिसमें 12 लोग से ज़्यादा आ सकते हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल को कोई लोकल अथॉरिटी हायर कर रही है जिसमें 12 लोग से ज़्यादा आ सकते हैं, उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। करेक्ट और नॉट? जी हाँ, नहीं लगेगा। इसका मतलब जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे, जो एग्जेम्पशन की लिस्ट में फॉल नहीं कर रहे, उसमें क्या क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट थ्रू रेडियो टैक्सी, रोपवे, केबल कार एंड एरियल ट्रैमवे। तो रोपवे मतलब कि ऊपर रोप के थ्रू जो है ऐसे स्लाइड कर कर जाते हैं। मिशन आईजीआई में देखा था मैंने, प्रोजेक्ट आईजीआई में, उसमें मैं गेम खेलता था, तो ऊपर से जो है ऐसे स्लाइड कर कर जाते थे। रेडियो टैक्सी ऐसी टैक्सी होती है जो सड़क पर चल रही होती है, उसको आप कभी भी हायर कर सकते हैं। वो रेडियो होती है, उसमें पर किलोमीटर की रेट होती है, जितना किलोमीटर जाएंगे उतना चार्जेस आपसे ले लिया जाएगा। केबल कार कुछ ऐसी होती है, इसमें लोगों को भरकर लेकर जाया जाता है, एयर ट्रैमवे जो है वो हवा में बने होते हैं रास्ते, और उसके थ्रू ट्रैवलिंग जो है करवाई जाती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एरियल ट्रैमवे कैसे दिखते हैं। एरियल ट्रैमवे देखो, वैसे तो ट्रॉली भी है, बट ये हो गया आपका एरियल ट्रैमवे। अब बात करते हैं रोपवे। अगर आप देखेंगे तो रोपवे भी कुछ इस प्रकार है, ट्रॉली की तरह है।
तो यानी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एक डब्बा बना होगा उसका नाम अलग कर देंगे, डब्बा चेंज हो गया उसका नाम अलग कर देंगे, चीज़ तो वही है ना। नहीं समझे आप? डब्बा चेंज होने से नाम बदल जाते हैं, चीज़ नहीं बदलती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन अगर पैसेंजर की कर रहे हैं इन जगहों में तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। आप चाहें तो गुड्स की भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। देखिए, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, कोरियर एजेंसी, रेलवे, शिप, एयरक्राफ्ट टैक्सेबल है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऐसी एजेंसी है जिसका काम एक जगह से दूसरी जगह माल को पहुंचाना है। कोरियर एजेंसी का काम होता है कोरियर पहुंचाना, जिसमें सामान भी जा सकता है, जिसमें और चीज़ें भी जा सकती है। रेलवे से, शिप से या एयरक्राफ्ट से भी जो है आप सामान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर आई है ये सारी टैक्सेबल है। सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय एयरक्राफ्ट और वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट अप टू 30 सितंबर 2021। इस डेट को ये बाद में बढ़ा भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट और वेसल से अगर आप कस्टम स्टेशन से बाहर पहुंचाने का कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, उस केस में जो अमाउंट चार्ज करी जाएगी उस पर जीएसटी नहीं देना होगा, क्योंकि एक तरह से वो एक्सपोर्ट है, गुड्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर तो जीएसटी नहीं है। बट साथ में उसको ट्रांसपोर्ट करने की जो सर्विस दे रहे हैं उस पर भी जीएसटी नहीं है 30 सितंबर तक। हालांकि इस डेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा जैसा मुझे लग रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड और इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्ट ही कर दिया गया है। सर अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाई कर रही है तो टैक्सेबल है। इसके अलावा अगर कोई कर रहा है इनलैंड वाटरवेज से या रोड से अगर कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, वेसल, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी विद इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट फॉर द फॉलोइंग गुड्स। यानी रेल से, शिप से यानी वेसल से या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इवन इंक्लूडिंग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर इन चीज़ों की सप्लाई कर रही है तो भी एग्जेम्प्ट है। कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दे रखा है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, डिजास्टर होते हैं, उसमें रिलीफ मटेरियल पहुँचाया जाता है, डिफेंस और मिलिट्री के इक्विपमेंट पहुँचाए जाते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर में रजिस्टर्ड है कि भाई ये न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन मैं कर सकता हूँ, ऐसे हज़ारों न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश होते हैं अलग अलग एरियाज़ में, तो वो न्यूज़पेपर या मैगजीन को सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट करना वो भी एग्जेम्प्ट है। रेलवे के इक्विपमेंट या मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना वो भी एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करना, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, आटा, पल्सेस, राइस, ये भी एग्जेम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर जो खाद होती है वो भी अगर आप पहुँचाते हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। इवन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है और 1500 रुपये से ज़्यादा का बिल नहीं है पूरे व्हीकल का, या फिर 750 पर कंसाइनमेंट से ज़्यादा नहीं है, उस केस में वो भी एग्जेम्प्ट होगा। कोई भी गुड्स, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर 1500 रुपये पूरे व्हीकल का उसका रेट है, ये 750 पर कंसाइनमेंट के हिसाब से अगर उसमें आ रहा है सामान, उससे ज़्यादा कोई भी एक्सीड नहीं करता है कंसाइनमेंट, तो इन दैट केस वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बिल जो चार्ज करेगी उस पर जीएसटी नहीं लगाएगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जैसे कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बहुत सारे लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होंगे, अदर देन फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट फर्म, एओपी एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये रिवर्स चार्ज में मैंने आपको कराया था, इनको करते हैं सप्लाई तो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होता है। इनके अलावा अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं और आप एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं तो उस केस में आपको जीएसटी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ गुड्स कैरेज बाय रोड। भैया गुड्स कैरेज तो रोड से ही जाएगा ना, हवाई जहाज से तो जाएगा नहीं, वेसल से तो जाएगा नहीं। बट ये सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहा है? देखिए, या तो आप ऊपर वाले गुड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करें जो यहाँ पर मेंशन्ड है, ये देखिए नेसेसिटी गुड्स हैं, ये नेचुरल कलामिटीज़, रेलवे इक्विपमेंट्स, न्यूज़पेपर एटसेट्रा। अगर आप इन गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहे तो आप किसी भी गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं एज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। पर आप सप्लाई किसको कर रहे हैं? डिपार्टमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या इनकी इस्टेब्लिशमेंट्स और गवर्नमेंटल एजेंसीज विच हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 and not for making taxable supply of goods and services. Also no reverse charge is applicable in this case. मतलब क्या एग्जेम्प्ट करा इन्होंने? इन्होंने कहा कि भैया जिसको TDS काटना होता है जीएसटी में, जो आपके कोर्स में नहीं है, उस प्रोविजन में पढ़ेंगे, उस चैप्टर में करेंगे किसको TDS काटना होता है। तो यदि कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा उस केस में उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसे TDS काटना जरूरी है तो हो सकता है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़े, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में लेना पड़े, जो हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में करा है।
तो अगर उस केस में कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट फॉल करती है और टीडीएस के अंदर उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो ठीक है, टीडीएस करने के लिए ले रखा है, वैसे कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस देती है, जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें टीडीएस काटना होता है, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं थी, उस केस में वो चीज़ ही एग्जेम्प्ट होगी और उस पर कोई रिवर्स चार्ज भी नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं, जिसमें कि इनकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इन्हें हम सेक्शन 12AA वाली ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ दे रहे हैं केयर काउंसलिंग ऑफ इल पर्सन, जो बीमार व्यक्ति हैं, पर्सनस विद सीवियर मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, उन लोगों को जो है ये सर्विसेज दे रहे हैं। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है जो उस धर्म के लिए काम करे, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए काम करे या योगा को प्रमोट करे। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल स्किल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्फनेज, जो अनाथ बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट करवाना। फिजिकली मेंटली एब्यूज्ड कोई लोग हैं, प्रिजनर्स हैं या पर्सनस हैं जो 65 ईयर से ज़्यादा हैं और रूरल एरिया में हैं, उनकी मदद करने के लिए भी ये लोग काम करते हैं, वो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आता है। और एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ये भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आता है। तो यदि कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है तो उस केस में इस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है। रिलीजियस एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है। कौन कौन सी हो सकती है रिलीजियस एक्टिविटीज़? कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। देखिए, रिलीजियस सेरेमनी, शादी वगैरह जो है या फिर और कोई हवन वगैरह करवाना है, ऐसा कुछ काम कराया जाता है हिंदू धर्म में, किसी और धर्म में भी, जो भी आपके रीति रिवाज होते हैं, और वैसी सेरेमनी अगर कराई जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। रेंटिंग ऑफ प्रेसेंट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, यानी रिलीजियस प्लेस की कुछ छोटी सी जगह जो है आप किराए पर ले रहे हैं, जहाँ पर जनरल पब्लिक मिल सकती है। इवन हमारे घर के पास चर्च भी है और चर्च में आप चाहें तो अगर किसी को शादी करनी है, इवेंट करना है, तो वो उनकी स्पेस को ले सकते हैं रेंट पर। वही चीज़ यहाँ पर कवर करी गई है। इवन मंदिर के साथ में कम्युनिटी हॉल बना हुआ है जहाँ पे लोग जाकर अपनी शादियाँ करवा सकते हैं, अपनी नहीं मतलब जिसकी भी करवानी है, और कम रुपए में जो है काम हो सकता है। तो रेंटिंग ऑफ प्लेस, प्रेसेंस का मतलब है एरिया ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक, ओन्ड और मैनेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट की वो जगह है और उसमें आप जाकर ले सकते हैं जगह, एक्सेप्ट अगर आप रूम ले रहे हैं, भैया आएंगे तो बाराती भी आएंगे, रुकेंगे भी, और वो भी जगह बनी हुई है जहाँ पर आप स्टे भी करवा सकते हैं। अगर उसके चार्ज 1000 रुपये से ज़्यादा हैं प्रतिदिन के तो बेनिफिट नहीं मिलेगा सर। 1000 रुपये से ज़्यादा प्रतिदिन के चार्जेस हैं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम, मंडप लगता है ना सर, ओपन एरिया, एक दिन के चार्जेस 10,000 या उससे ज़्यादा के हैं तो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी मस्त जगह पर जो है शादी कर रहे हैं और उस जगह पर कर रहे हैं जहाँ मंदिर वगैरह, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है आपसे खूब सारे पैसे भी ले रही है, तो फिर तो आप लग्जरी कर रहे हैं सर, काम चलाओ काम नहीं कर रहे हैं। ये तो गरीब लोगों के लिए है जो कम्युनिटी हॉल रेंट पर लेकर अपना काम निकलवा रहे हैं। तो अगर किराया 1000 रुपये प्रतिदिन या उससे ज़्यादा है रूम का, और जहाँ पर ओपन एरिया है वहाँ पर 10,000 या उससे ज़्यादा का रेंट है एक दिन का, या फिर अगर आप शॉप रेंट पर ले रहे हैं, कोई बिजनेस की स्पेस ले रहे हैं रेंट पे, इन्हीं लोगों से, रिलीजियस चैरिटेबल वाली ऑर्गेनाइजेशन से ही, और वहाँ पर 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा का पर मंथ से ज़्यादा का जो है किराया है, तो इन जगहों पर दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर जीएसटी देना पड़ेगा। किराया इनसे कम है, जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटेड बाय द गवर्नमेंट। पिलग्रिमेज हज यात्रा होती है, कैलाश पर्वत की यात्रा होती है, बहुत सारी यात्राएं होती है जहाँ तक मुझे पता है। तो जो है गवर्नमेंट ने बायलेटरल एग्रीमेंट करे हुए हैं, कई बार दूसरी कंट्री में भी जाना पड़ता है, उसके साथ भी अरेंजमेंट होते हैं, नेपाल वगैरह के साथ भी अरेंजमेंट होते हैं, और भी कंट्री के साथ अरेंजमेंट होते हैं जहाँ पर भी आपका रिलीजियस पिलग्रिमेज है, तो आप जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किससे जुड़ी हुई, रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर, खुद के आर्ट या कल्चर को प्रमोट करने के लिए आप दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं। स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब स्पोर्ट्स भी तो सिखा सकते हैं भैया। चैरिटेबल एंटिटीज़ जो हैं 12AA में रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन ग्रांट है उन्हें, टैक्सेबल इनकम पर, उनकी इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में वो स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, आर्ट्स कल्चर के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इन जगहों पर टैक्स नहीं बनता है सर।
सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और इंडिपेंडेंट पार्ट। आप किसी गोइंग कंसर्न को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बदले में चार्जेस ले रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं आता है, क्योंकि आप बंद नहीं कर रहे हैं बिजनेस को, आप उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए आगे बेच रहे हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं है। सैटेलाइट्स लॉन्च सर्विसेज भी इसरो प्रोवाइड करती है। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन एक नई आ गई है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आ गई है। तो पहले इसरो ही होता था, अब देखो आप कितनी कितनी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या सरकार की और एंटिटीज़ भी आ गई है, और ये सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप अपनी सैटेलाइट इनके थ्रू जो है स्पेस में पहुंचा सकते हैं। तो अगर ऐसा किया जाता है तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग अंडर गवर्नमेंट स्कीम। देखिए, सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग अंडर गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम है जहाँ पर वो बोलते हैं कि जो पुराने स्ट्रक्चर हैं उसको ठीक करा जाए। पढ़ते हैं क्या क्या सर्विसेज में आती है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को इरेक्ट करना, कमीशनिंग, चलाना, इंस्टॉल करना, कंप्लीट करना, फिटिंग करना, रिपेयर मेंटेनेंस करना, रिनोवेशन करना, अल्टर करना, किसी सिविल स्ट्रक्चर को बने बनाए स्ट्रक्चर को चेंजेस करना है, एनी अदर ओरिजिनल वर्क अंडर द स्कीम ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल और पीएम आवास योजना। तो क्या है भाई, तो भैया यही है पीएम आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल, जो भी है उस मिशन के अंतर्गत अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट, कोई बंदा काम करता है कंस्ट्रक्शन का, तो उस पर जीएसटी वो चार्ज नहीं करेगा। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, एक रेजिडेंशियल यूनिट बनानी है, अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। चीज़ को समझिएगा, पीएम आवास योजना के तहत अगर कुछ बनाएंगे तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। और आप क्या कर रहे हैं, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट और मटीरियल दोनों अलग चीज़ है। बिल्डर जो बनाता है बिल्डिंग, उसमें वो लेबर भी अपनी देता है और मटेरियल भी अपना ही देता है। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, मटीरियल बंदा ही अपना प्रोवाइड कर रहा है। तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अगर हैं, जैसे कि मान लो कि मुझे एक घर बनाना है अपना, मैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा, सिर्फ अपना घर बनवा रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ भैया जो भी सामान चाहिए मुझे बता दो, मैं ले आऊँगा, तो मैंने सामान दे दिया, उसने काम कर दिया, तो वो एग्जेम्प्ट है। सिमिलरली ऊपर वाले केस में वो एग्जेम्प्ट है। पर यदि मैं कहता हूँ भाई तू ठेके पर ले और सारा कर दे, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। और यदि मैं सामान खुद ही प्रोवाइड करता हूँ और किसी बंदे का लेबर का मैं सर्विस ले रहा हूँ और पूरा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ रेजिडेंशियल, वो भी एग्जेम्प्ट नहीं है। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट एग्जेम्प्ट है। तो एक वर्ड का जो मीनिंग होता है, चीज़ समझनी चाहिए। अब कहने को तो एक टॉपिक पर या पीएम आवास योजना पर खोलकर पढ़ाया जा सकता है पीएम आवास योजना क्या है, उसके क्या प्रोविजंस है, क्या लॉ है, किस पर लगता है। कंस्ट्रक्शन होता है तो रेरा में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, नहीं लेना होता है, उसके क्या लॉज होते हैं। मतलब कितने भी डेप्थ पर जाना चाहें, कितने भी डेप्थ पर जाना चाहें, उसकी कोई लिमिट नहीं है आपके सिलेबस में। सीए एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होता है, इसमें कितना भी पढ़ाया जा सकता है एक चीज़ में। सैटेलाइट लॉन्च सर्विस, इसरो सैटेलाइट लॉन्च, इसके बारे में जो है एक क्लास दी जा सकती है, प्रैक्टिकली बताया जा सकता है कैसे काम हो रहा है सारा का सारा, कैसे बिल रेज होगा, तो कैसे सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, क्या कॉस्टिंग आती है, कितनी भी रिसर्च कराई जा सकती है। बट हमें तो यार एक लिमिट में जो इसको समेटना है। हाँ जी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स, जो होती हैं आपकी राशन की शॉप्स होती है, वो एक एहसान कर रही है गवर्नमेंट पर। राशन शॉप का वो लाइसेंस ले लेते हैं और सरकार जो है इन राशन शॉप को जो है सामान देती है, जो सरकार के लिए इन सामान को आगे प्रोवाइड करते हैं। वीट, राइस, फूड ग्रेन जो है आगे सप्लाई करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत, अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और मार्जिन। इनको कमीशन मिलती है जितना भी आगे देते हैं। पर होता क्या है कि ये माल को जब्त कर लेते हैं और आगे दिखाते हैं कि हमने इशू कर दिया है, फेक नाम पर इशू दिखाते हैं, माल को बेचकर अलग पैसा कमाते हैं महंगे दाम पर, और साथ में गवर्नमेंट से कमीशन भी लेते हैं। ये बहुत ही जो है गलत चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपने मूवी देखी होगी नायक, तो उसमें वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं उस बंदे का, जहाँ पर वो गोलमाल कर रहा होता है, दिक्कत कर रहा होता है, और लोग कंप्लेन करते हैं। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज़ एज रेजिडेंस। अब मेरा घर है, किराए पर मैं किसी को देना चाहूँ, मैं दे दूंगा यार, जीएसटी नहीं लगाऊंगा। सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस एंड क्लब, देखिए होटल वगैरह में आप जाइए, उस पर जीएसटी है। पर जो सस्ते होटल है जहाँ पर किराया 1000 रुपये प्रतिदिन या उससे कम है, उस केस में जो है जीएसटी नहीं है, डेफिनेटली पर यूनिट और पर डे। और ये कौन सा किराया है सर, ये डिक्लेयर टैरिफ है जिसमें सभी चार्जेस आते हैं फॉर ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अकोमोडेशन। ये नहीं कि भैया रेंट अलग है, ब्रेकफास्ट का अलग से जोड़ रहा हूँ, तो भैया नहीं। जो आपका डिक्लेयर टैरिफ है, जो रेट आपने डिक्लेयर करी हुई है, देखिए समझिएगा आप, ऐसे रेट लिखी होती है 2000 प्रतिदिन, 500 पर डे, ये नहीं चलेगा। ये डिक्लेयर टैरिफ है सर, ये तो डिस्काउंटेड प्राइस है। तो डिक्लेयर टैरिफ ही जिसका 1000 रुपये तक है प्रतिदिन का, जिसमें सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी,
हाँ, एडिशनली आप चाहें तो कुछ और बाय कर सकते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। बट जो उन्होंने रेंटिंग की सर्विस दी है, जिसमें हो सकता है कुछ फ्री में भी इंक्लूड करा हो, ब्रेकफास्ट वगैरह भी इंक्लूड करा हो, बट उसका जो डिक्लेयर करा हुआ टैरिफ है ना, वो 1000 रुपये प्रतिदिन पर पर्सन होना चाहिए, इंक्लूडिंग डिस्काउंट, डेफिनेटली विदाउट डिस्काउंट। एग्जाम्पल 1200 पर डे दे रखा है और 50% का डिस्काउंट दे दिया, तो भैया डिक्लेयर टैरिफ तो 1000 रुपये से ज़्यादा है ना। डिस्काउंट के बाद भले आपको कम देना हो, पर जो इनिशियली डिक्लेयर करा है वो तो ज़्यादा है ना। इस केस में जीएसटी लगेगा जितना भी अमाउंट चार्ज होगा। हाउएवर, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस। टोल चार्जेस आप लोग पे करते हैं अगर कहीं पे जाते हैं, तो रोड बनी होती है, उसमें जिस कंपनी ने बनाया होता है वो अगले 20 साल तक, 10-20 साल तक जो है चार्जेस को वसूल कर सकती है, ऐसा गवर्नमेंट उसे राइट देती है। इससे क्या होता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है कंस्ट्रक्शन करती है रोड की और बाद में टोल चार्जेस को वसूल करती है। अब ये जो चार्जेस वसूल करे जा रहे हैं, इस पर जीएसटी नहीं चार्ज होता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको जीएसटी देखने को नहीं मिलेगा। कमीशनिंग इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूब वेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट यूज़। अब होता क्या है कि भैया जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही तो जो फार्म का लैंड है वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, और वहाँ पे जो ट्यूब वेल बनी हुई है जिसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की ज़रूरत है, जिससे कि वो पानी इधर उधर फेंकेगी खेतों में, वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने के लिए अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट भी कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं ताकि बिजली वहाँ तक पहुँच पाए, उस केस में भी वो सर्विस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है। सर्विसेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सर्विसेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए दो चीज़ें हैं। आरबीआई अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो हमेशा ही एग्जेम्प्ट होगी, बट एक कैच यहाँ पर ये है कि अगर आउटसाइड इंडिया से आरबीआई को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस, तो आरबीआई बाहर वाले की जो रिजर्व बैंक से उनसे भी सर्विस ले सकता है। जो बाहर कमिटीज़ बनी हुई है जिसमें सभी रिजर्व बैंक के जो है रिप्रेजेंटेशंस होती है, वो भी कई बार जो है आरबीआई को सर्विस देता है, और उस केस में भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा जो भी वो सर्विस देगा। बैंक डिपॉजिट लोन्स वेयर कंसिडरेशन इज बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट एंड नॉट क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट। यानी बैंक में मैंने डिपॉजिट करा या मैंने लोन लिया और उस पर मुझे इंटरेस्ट देना है या मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, उस केस में क्या होगा, जीएसटी उस पर चार्ज नहीं होगा। परचेज सेल ऑफ फॉरेन करेंसी बिटवीन बैंक्स एंड ऑथराइज डीलर्स। बैंक ने ऑथराइज डीलर को फॉरेन करेंसी दी, फॉरेन करेंसी आपस में डीलिंग हो रही है बैंक की ऑथराइज डीलर्स की, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। वो कस्टमर को देगा सर्विस, उस पर जीएसटी है, और उसको हम आगे बढ़ेंगे भी क्या रेट लगती है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सेटलमेंट ऑफ अमाउंट अप टू 2000 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्टेड थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड और अदर पेमेंट कार्ड सर्विसेज। आपकी 2000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन को सेटल कर देना यानी कि अगर कोई ट्रांजेक्शन 2000 रुपये तक है, उसके लिए आपने सिंगल ट्रांजैक्शन 2000 रुपये तक की अगर कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन होती है तो उस पर भी गवर्नमेंट ने उस पर माफ़ कर दिया गया है जीएसटी। डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए ऐसा करा गया है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। धन तो आया नहीं अकाउंट में, बट फिर भी जो है खाते तो खुल गए। अब उसमें दो कैटेगरी बना दी है, एक है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, उसकी कोई भी सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है तो उस पर कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो है महीने में 2 या 3 चेक ही काट सकते हैं, इतनी ट्रांजैक्शन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, 1-2 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, लिमिट लगी हुई है, बहुत सारे चेक्स लगे होते हैं, बट सबको जो है ये बेसिक सुविधा दी गई है। और इससे जुड़ी हुई अगर कोई सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है, बैंक अपने लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगाएगा। भाई मुझे एसएमएस की सर्विस मिलती है, एसएमएस के चार्जेस कटते हैं, उस पर जीएसटी लगता है। मैंने कोई और चीज़ें भी बैंकिंग की सर्विस ली है डीमैट के लिए, उस पर भी जीएसटी लगता है। जो भी चार्जेस मेरे कटते हैं उस पर मेरे को जीएसटी देना पड़ता है। बट जो बेसिक सेविंग अकाउंट है उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई सर्विसेज बैंक दे रहा है उसके दौरान तो कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, अगर वो चार्जेस लेता है तो। वैसे तो चार्जेस लगते भी नहीं है। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर इफ कंसिडरेशन इज अप टू 1.5 लाख फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट। देखिए, आप जाते हैं, म्यूज़िक कंसर्ट होते हैं भैया, टोनी कक्कर, नेहा कक्कर, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, बड़े बड़े जो नाम हैं यार आप ले लीजिए, वो जाकर परफॉर्म करते हैं और सर्विसेज देते हैं। 20-20 लाख रुपए एक कंसर्ट के चार्ज करते हैं, लाइव परफॉर्म करते हैं 1 घंटा। क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा सर, उस पर जीएसटी कलेक्ट होगा। पर जो अपना जो है फोक ये क्लासिकल आर्ट का जो है परफॉर्म कर रहे हैं, म्यूज़िक, डांस, थिएटर कर रहे हैं, और वो चार्जेस 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में वो एग्जम्प्ट होगा।
इफ़ आर्टिस्ट इज वर्किंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर देन इट इज़ टैक्सेबल। यस, कोई आर्टिस्ट को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, जैसे कि बहुत सारे आप सेलिब्रिटीज़ के नाम सुनते होंगे, जैसे कि आपका प्रियंका चोपड़ा हो गई, अमिताभ बच्चन हो गए, और बहुत सारे और भी हो गए, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। उन आर्टिस्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर पैसे दिए जाते हैं, पूरा टैक्स लगेगा सर। हाँ जी, ब्रांड एम्बेसडर बनने के पैसे ले रहे हैं, उस पर टैक्स लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, एम्पायर हैं, और नहीं तो क्या, वो स्पोर्ट्स बॉडी अंपायर को रखेगी, अंपायर को रखेगी तो अंपायर सर्विस देगा, एम्प्लॉय थोड़ी ना है उसका, सर्विस देगा, बदले में अपने पैसे लेगा। इवन प्लेयर भी जो है वहाँ पर खेलेगा, पार्टिसिपेट करेगा, मैचेस में खेलेगा, उसको भी फीस मिलती है। तो ये जो लोग हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कोच, टीम मैनेजर स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और बदले में कुछ ना कुछ इन्हें पैसा मिलता है। सर फिर ये रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को क्या पैसा मिलेगा? अरे भैया इसके टेलीकास्टिंग राइट्स वो किसी को देंगे, उससे पैसा कमाएंगे। सर जो टेलीकास्टिंग राइट वाला जो खरीद रहा है उसको कैसे पैसा मिलेगा? भैया वो अपने चैनल पर दिखाएगा और बाद में एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू आएगा। सर जो ऐड का रेवेन्यू से पैसा जो लगा रहे हैं उन्हें कैसे पैसा आएगा? उनकी ऐड देखकर लोग सामान खरीदेंगे तो उससे उनको पैसा मिलेगा। चलो भैया आपको चेन समझा दी, सिलेबस के बाहर की चीज़ समझा दी है। ये अदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को भी अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है तो उस केस में कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है। सर इंडियन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है क्या? हमने तो लिख दिया रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, बट ये है कौन सी? देखिए, हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी होती है। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स एफिलिएट फेडरेशंस, ये भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी होती है। अभी एक्चुअली में क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन? भैया गूगल कर लेना, इसके बारे में विकीपीडिया पर पढ़ लेना। मैंने कहा ना, सिलेबस इतना है कि एक टॉपिक पर एक लाइन पर आपको पूरी क्लास दी जा सकती है। सिर्फ इंडिया में स्पोर्ट्स के बारे में ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट अगर समझानी है तो इस पर पूरा एक लेक्चर बन सकता है 1 घंटे का। तो इसीलिए बस नामकरण है, शॉर्ट में समझना है तो रिकॉग्नाइज है कि नहीं नाम पढ़कर समझ में आ जाएगा, बाकी एक बार रीडिंग लगा लेना। नेशनल वर्ड आ रहा है तो रिकॉग्नाइज्ड होगा, ठीक है ना। नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, फेडरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, अ फेडरेशन और अ बॉडी विच रेगुलेट्स स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल एंड इट्स एफिलिएटेड फेडरेशंस और बॉडीज रेगुलेटिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया। मतलब फीफा तो बाहर की हो गई, बट फीफा का कोई एफिलिएट इंडिया में जो इंडिया के फुटबॉल की चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, स्पोर्ट्स को रेगुलेट कर रहा है, तो वो भी आ जाएगी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी में। चीज़ समझ गए आप? आगे जो चीज़ें आ रही है स्पोर्ट्स के बारे में, इसे हम नेक्स्ट क्लास में चालू रखते हैं। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है वैसे, अगर आज देखा जाए तो मैंने 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज करवाई दिए ना। अब 1, 2, 3 और 3.5 पेज ये कल कर लेंगे भैया। आपकी 3 क्लास में आपका एग्जामिशन पूरा हो जाएगा। करवाने को तो आपकी 10 क्लासेस में भी एग्जामिशन नहीं होता भैया। आना कितने नंबर का है? 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, 4 से 6 नंबर का एग्जामिशन से आ सकता है। मैं 4 नंबर का दावा कर सकता हूँ 100% आएगा। 40 नंबर है, उसमें 10% एग्जामिशन की वेटेज होगी, यानी 40 में से 4 मार्क्स एग्जामिशन के 100% आएंगे। 6 भी हो सकता है। तो 6 नंबर का एग्जामिशन आ रहा है तो आपको इतना ही तो जानना है कि भैया ये चीज़ एग्जाम्प्ट है कि ये नहीं है, और है तो कितने लिमिट तक है। अब कई लोग पूछते हैं इसको याद कैसे करें, तो भैया शॉर्टकट ये है कि एग्जामिशन में जो असेंशियल चीज़ें हैं वो एग्जाम्प्ट होगी, महंगी वाली नहीं होगी। दूसरी चीज़, जहाँ पर लिमिट लगी हुई है, भाई 1000 रुपये प्रतिदिन, 10,000 रुपये प्रतिदिन, 1.5 लाख रुपये प्रतिदिन, वो लिमिट वाली चीज़ें अलग से याद कर लो कि भैया ये 10 आइटम में लिमिट लगी है, तो इसमें से कोई भी आएगा तो हम जरूर जो है इसको कैच कर फटाफट से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भैया इस लिमिट से ज़्यादा है तो टैक्सेबल है, कम है तो एग्जाम्प्ट है। बाकी चीज़ों में तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे कि भैया ये असेंशियल चीज़ें हैं कि नहीं है, और 1-2 बार रीडिंग करोगे तो क्लिक हो जाएगा कि एग्जाम्प्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इतना ही कर सकते हो भैया, उससे ज़्यादा तो स्टडी मटेरियल की रीडिंग करो, ऑनलाइन जो है रिसर्च करो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी आपको आती रहेगी कि अच्छा ये एग्जाम्प्ट है ये नहीं है, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। और अगर आप घबरा रहे हैं कि ये 100 पेजेस कैसे होंगे, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में जो आपके पेजेस हैं वो 500 पेजेस हैं। मैं सिर्फ आपको 100 पेजेस करा रहा हूँ जिसमें सारा चीज़ें कवर्ड है। अगर 100 पेजेस में घबराओगे तो 500 कैसे करोगे? देयरफॉर यू हैव टू रीड दी 500 पेजेस ऑफ योर स्टडी मटेरियल। यस, और उसके बाद एग्जाम टाइम में इसको पढ़ोगे, बट एक बार स्टडी मटेरियल ज़रूर पढ़ोगे सर, 100% आपको पढ़ना ही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय।